हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th की अर्थव्यवस्था का चैप्टर 4 का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। तो इसके पहले 2 पार्ट में हम जान चुके हैं कि खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा क्यों है। ठीक है, हमने जो है विभिन्न कहानियों के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया था कि खाद्य असुरक्षित कौन है और इसकी डिटेल वे में स्टडी की थी। ठीक है, और आज हम बात करेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है कि उन लोगों को उचित खाद्य आपूर्ति करना जो मूल पोषण से वंचित हैं। यानी कि भारत में खाद्य सुरक्षा एक प्रमुख चिंता रही है। संयुक्त राष्ट्र जो है भारत के मुताबिक भारत में ना 19.4 करोड़ लोग कुपोषित हैं। ये कम जनसंख्या नहीं है जो कुपोषण के शिकार हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या है। ठीक है, जो कि वैश्विक भुखमरी का जो है 1/4 हिस्सा है। ध्यान रखेंगे तो भारत में ना, ध्यान रखेंगे भारत में लगभग 43% जो है बच्चे लंबे समय तक कुपोषित हैं। अब देखिए, भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए जो है कानून बनाया गया है। ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे, क्या कानून में है, कब बनाया गया, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है ना, देश के प्रत्येक नागरिक को, ध्यान रखेंगे, देश के प्रत्येक नागरिक को भोजन का अधिकार प्रदान करने के लिए भारत की संसद ने 2013 में, ध्यान रखेंगे, भारत की संसद ने 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 नामक कानून पारित किया और इसे ना खाद्य अधिकार कानून भी कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो इस अधिनियम के तहत ना भारत जो है 1.21 अरब की आबादी के लगभग 2/3 लोगों को कम दाम पर अनाज प्रदान करने का इसमें प्रावधान है। अब देखिए योजनाएं क्या क्या है इसमें। जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ना भारत सरकार के मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए कानूनी पात्रता में जो है परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए जैसे ये जो मिड डे मील प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, विभिन्न बच्चों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे ना कि प्राइमरी स्कूल में जो है मिड डे मील का प्रोग्राम जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। एकीकृत बाल विकास योजना हो गई, पीडीएस सिस्टम जो कि मैंने आपको पार्ट 2 में भी बताया है इसके बारे में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे कहा जाता है। ठीक है, टीपीडीएस यानी कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ना खाद्य सब्सिडी प्रदान करने के लिए 1400 अरब आवंटित किया गया है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा के रेफरेंस में। देखिए 70 के दशक में क्या आई, हरित क्रांति आई, और जब से हरित क्रांति आई है ना, इसके बाद जो है देश में अकाल के पश्चात भी जो है इतनी ज़्यादा विपरीत दशाओं का हमें सामना नहीं करना पड़ा। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत जो है ना पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्न के मामले में जो है आत्मनिर्भर बन गया है। यानी कि उसे आयात खाद्यान्नों का नहीं करना पड़ता, वो खुद आत्मनिर्भर है। ठीक है, भारत तो सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण ना देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद या फिर कोई अन्य कारण हो, अनाज की उपलब्धता और भी जो है सुनिश्चित हो गई है। तो इस व्यवस्था के ना 2 घटक हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बफर स्टॉक की और इसके बाद बात करेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की डिटेल में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं बफर स्टॉक। बफर स्टॉक को देखने से पहले आइए हम थोड़ा डेटा देख लेते हैं कि अनाज की उपज किस प्रकार जो है, जैसे जैसे सन बढ़ता गया उस प्रकार जो है अनाज की उपज भी बढ़ती गई। आप देख पा रहे होंगे 1960-61 में देखिए 80% जो है, और यहाँ देखिए जो है ये करोड़ टन में है, 80 करोड़ टन, और यहाँ 2018-19 में देखिए 281.37 टन की पैदावार हुई है। देखिए अब बात करेंगे बफर स्टॉक क्या है। देखिए बफर स्टॉक से ना सीधा सीधा अभिप्राय ये है कि जब भी कोई आपातकाल की स्थिति होती है, जैसे सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ आ गई है ना, तो ये सारी जब आपातकाल की स्थिति होती है ना, तो वस्तु की कमी को भरने के लिए वस्तुओं का स्टॉक करना ही बफर स्टॉक है। अब देखिए जैसे सरकार जो है ना वो गेहूँ व चावल के साथ अन्य खाद्यान्नों का भंडारण जो है बफर स्टॉक के द्वारा करती है। तो इस बफर स्टॉक को ना एक चीज़ और कही जाती है केंद्रीय पूल। ध्यान रखेंगे क्या कहा जाता है, केंद्रीय पूल। अब देखिए क्या है, बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम जिसे एफसीआई कहा जाता है के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त यानी
कि ज़्यादा प्राप्त, ठीक है, तो अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। तो भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन जो है वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उसकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं, ठीक है, और इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। अगर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो है थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे तो हम ये जानेंगे कि जिस पर सरकार जो है किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा जो है क्रय करने के लिए तैयार रहती है। और जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो ना, तब सरकार जो है किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है। अब देखिए, इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के ना उद्देश्य से बुआई के मौसम में पहले जो है सरकार न्यूनतम समर्थित मूल्य की घोषणा कर देती है। अगर आप लोग ग्राम से जो है गांव से संबंधित होंगे तो आपको पता होगा कि बुआई से पहले ही सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है पेपरों में आ जाता है कि इनका इतना जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा ही मिलेगा। तो खरीदे हुए जो है अनाज है ना, खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि सरकार जो है बफर स्टॉक क्यों बनाती है? तो अभी मैंने बताया कि जो है आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, ठीक है। तो ऐसी कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों के बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। और इस कीमत को ना निर्गम कीमत कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गम कीमत भी कहते हैं। तो ये जो है ना, ये खराब मौसम में या फिर जो है आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या को हल करने में मदद इससे मिलती है। अब आइए बात करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। और क्योंकि हमारे ये देश का सिस्टम है तो इसको तो और अच्छी तरीके से जानना चाहिए, है ना। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, तो ये ना एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। तो भारत में उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से भारत के गरीबों के लिए, ध्यान रखेंगे किसके लिए, भारत के गरीबों के लिए सब्सिडी वाले खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं का वितरण करना है। तो ये योजना जो है 1 जून 1997 को लागू की गई। अब आइए देखें, भारतीय खाद्य निगम द्वारा ना अधिप्राप्त अनाज को जो है सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है, ठीक है। इसे कहा जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो अब ना अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों, शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। तो राशन की दुकानों में ना, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। और ये सब जो है बाजार की कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। तो इसके लिए ना जरूरी होता है राशन कार्ड बनवाना। तो राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इसकी एक अनुबंधित मात्रा, जैसे कि देखिए अनुबंधित मात्रा यानी कि तय मात्रा जो है 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 केजी चीनी प्राप्त करता है, निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। अब देखिए, राशन कार्ड भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड और अन्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड। ध्यान रखेंगे, एक तो बीपीएल कहा जाता है बिलो द पॉवर्टी लाइन, और अन्य लोगों के लिए जो एपीएल है तो एबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। ध्यान रखेंगे, एबव पॉवर्टी लाइन। तो 3 प्रकार के कार्ड होते हैं। तो देखिए, भारत में ना राशन व्यवस्था की शुरुआत जो है ना वो बंगाल के अकाल जो कि 1940 के दशक में यानी कि 47 में हुई थी। हमने पिछले पार्ट में देखा था, ठीक है, हुई थी। तो हरित क्रांति से पूर्व ना भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबी के जो है उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए ना 70 के दशक के मध्य में जो है एनएसएसओ का मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतःक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। सबसे पहला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो पहले से ही थी लेकिन उसे और मजबूत किया गया। उसका नाम रख दिया गया ICDS, यानी कि जो है एकीकृत बाल विकास सेवाएं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट
सर्विसेज, ठीक है, जो कि प्रायोगिक आधार पर ना 1975 में शुरू की गई, ठीक है। और काम के बदले अनाज, ये हम जो है हमने देखा ही है, अभी हम डिटेल में भी देखेंगे। तो देखिए इन वर्षों में ना कई नए जो है कार्यक्रम शुरू किए गए। तो आइए थोड़ा सा एकीकृत बाल विकास सेवाओं के बारे में और काम के बदले अनाज के बारे में जो है थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो देखिए ये जो एकीकृत बाल विकास सेवाएं हैं ना, ये जो है एक केंद्रीय योजना है, ठीक है, जो कि 1975-76 में जो है 1975-76 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बच्चों के समग्र विकास और मां के सशक्तिकरण उद्देश्य से शुरू की। और इस योजना की सफल क्रियान्वयन जो है ना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है वो प्रतिबद्ध हैं इस चीज़ को जो है अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए इस सेवा को ना उद्देश्य को जो है, इसके उद्देश्य थे, जब ये योजना बनाई गई है तो इसके कुछ उद्देश्य थे, इनके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य ये था ना कि जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे होंगे वो जो है उनके पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार। दूसरी चीज़, बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक विकास के लिए नींव रखना। तीसरी चीज़, मृत्यु दर, रोग, कुपोषण, स्कूल छोड़ने वाली घटनाओं को कम करने के लिए। चौथी चीज़ क्या उद्देश्य थी, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच ना नीति और कार्यान्वयन को प्रभावी समन्वय प्राप्त करना, ठीक है। और पांचवी चीज़ जो है, माता को उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य और जो है पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल की क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या सेवाएं दी जाएंगी। इसमें जो है प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, पूरक पोषण, ये सारे पैकेज जो है वो प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। अगर हम काम के बदले अनाज योजना की बात करें तो ये जो है ना 150 पिछड़े जिलों में पूरक मजदूरी रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से 14 नवंबर 2004 को लागू किया गया। तो ये जो है ना 100% जो है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है और इसमें राज्यों को ना निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तो गांव के जो है काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है को सबसे पहले 1970 के दशक में चलाया गया, लेकिन अगर बात करें कि पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेड कब हुआ तो ये हुआ 2004 में। तो देखिए इन वर्षों में ना कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए और कार्यक्रमों को चलाने के जो है बढ़ते अनुभवों के आधार पर अन्य कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहे हैं, ठीक है, जो कि अधिकतर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में है और इनमें स्पष्ट रूप से घटक जो है खाद्य भी है, ठीक है। जो है गरीबी कब उन्मूलित होगी, जब गरीबों को भोजन मिलेगा, आजीविका के साधन मिलेंगे, तभी तो गरीबी खत्म होगी ना। तो इसीलिए ये कार्यक्रम चलाया गया। तो जहाँ जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से ना सुरक्षा के कार्यक्रम है। तो अधिकतर जो है पीएपी भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं और रोजगार कार्यक्रम जो है गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं। अब आइए थोड़ा बात कर लेते हैं सार्वजनिक जो है वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है, हम सभी को पता है। तो प्रारंभ में ना ये जो प्रणाली थी सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। तो बाद के वर्षों में ना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधन किया गया। तो देखिए 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि आरपीडीएस शुरू किया गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सन भी ध्यान रखेंगे और इसका मोटिव क्या था ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। तो इसका लक्ष्य ये था ना कि दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुँचाना, यानी कि जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों के जो है लक्षित करने के सिद्धांत को अपना के लिए। तो देखिए ये ना पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई, यानी कि जो निर्धन जो है बीपीएल लाइन से नीचे वाले लोग हैं उनके लिए अलग जो था कीमत था राशन का, और जो एपीएल कार्ड वाले थे यानी कि एबव पॉवर्टी लाइन थे उनके लिए अलग कीमत। इसके अलावा ना 2000 में 2 विशेष योजनाएं अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। देखिए अंत्योदय अन्न योजना जो है ये इसमें केंद्र सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000, ध्यान रखेंगे 25 दिसंबर
सन 2000 में जो है खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत 10 लाख गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई योजना है ये, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा देश के अधिक गरीब परिवार के साथ साथ दिव्यांगों को भी प्रति माह 35 किलो अनाज जो है प्रति परिवार को प्रदान किया जाएगा। अगर बात करें अन्नपूर्णा योजना की, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। ये योजना जो है ना, वो भारत सरकार द्वारा 100% प्रायोजित योजना है। इस योजना की शुरुआत जो है 1999 से 2000 के लिए की गई, परंतु ये योजना जो है ना 2001 से मोस्ट प्रोबेबली जो है सही तरीके से पारित हुई, ठीक है। अब इस योजना का उद्देश्य जो था, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है जो असहाय, अति गरीब, अभावग्रस्त हैं। यानी कि अति गरीब का मतलब वे वरीय नागरिक जो हैं जिनकी आय का कोई सतत स्रोत नहीं है, और अगर है भी तो मात्र नाम मात्र का है, ठीक है। उन्हें उनके परिवार से भी कोई सहायता नहीं मिलती जिसके कि वे अपना जो है गुजर बसर कर सकें। तो ये चीज़ है। तो इस अन्नपूर्णा के योजना के तहत जो है पूरा खर्च भारत सरकार वहन करेगी, ठीक है। ये चीज़ है। राशन कार्ड आपको तो मैंने बता ही दिया है कि चयनित व्यक्तियों के सामानों की आपूर्ति जो है राशन कार्ड पर की जाती है, और ऐसे राशन कार्ड का रंग जो है वो सफ़ेद होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो योजनाएं हैं ना, वो क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों के लिए लक्षित हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया, ठीक है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो है सारांश सारणी 4.3 में दिया गया है, जिसे हम देखेंगे, ठीक है। तो इन वर्षों के दौरान ना सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमत पर उपभोक्ता को जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। अब आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की। वैसे तो हमने बात कर ली है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा जो है सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके, ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। और इस अधिनियम के तहत जो है 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, इस चार्ट के थ्रू हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं। योजना का काम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आरंभ हुआ था 1992 तक, लक्षित समूह जो सभी लोग थे, ठीक है। और इसकी निर्गम कीमत थी, देखिए गेहूं की कितनी कम कीमत थी, 2.34 रुपये पर किलोग्राम, ठीक है। चावल 2.89 रुपीज़ पर किलोग्राम। इसके बाद आया संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये कब आया, 1992 में, ठीक है। और इसमें देखिए अद्यतन मात्रा जो है 20 किलो खाद्यान्न और गेहूं चावल की कीमत आप देख पा रहे होंगे। इसके पश्चात आया लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, ये आया 1997 में। ये देखिए सन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना हमेशा पूछा जाता है कि अंत्योदय अन्न योजना कब आई, अन्नपूर्णा योजना कब आई। तो जब हमें सन याद रहेगा तभी तो हम पढ़ पाएंगे ना, और जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। देखिए अंत्योदय योजना कब आई, 2002 में। ये क्या है, निर्धनों में सबसे निर्धन के लिए ये योजना थी। इसमें जो है 35 किलो खाद्यान्न मिलता, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना कब आई, 2000 में। ये किसके लिए थी, दीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए। इसमें जो है 10 किलो खाद्यान्न मिलना, और यहाँ पे जो है इन्हें खाद्यान्न मिलेगा निःशुल्क, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि राशन कार्ड में वाइट राशन कार्ड जो है वो इनके लिए था, यानी कि दीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अगला है जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, ये 2013 में पारित हुआ, आप सभी को पता है। ये योग्य परिवार के लिए 5 केजी प्रति व्यक्ति प्रति माह गेहूं चावल और इसमें अनाज मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, इकट्ठी मिल गई आपको ये योजनाएं, तो याद करने में आपको आसानी होगी, है ना। तो देखिए इससे ना अधिकांश अधिशेष क्षेत्रों के से जो है कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भुखमरी की व्यापकता को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इसके अतिरिक्त क्या है ना, आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है, ठीक है। कीमतें अब देखिए जैसे पहले मैं 2-3 रुपए में बात कर रही थी अभी, लेकिन अब क्या हो गई हैं 13, 14, 15 रुपीज़, ऐसे जो है कीमतों पर का जो निर्धारण जो है वो महंगाई के अनुसार जो है चेंज होता जा रहा है, ठीक है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय के द्वारा जो है वो डिसाइड होता है। तो न्यूनतम समर्थित कीमत जो है
अधिप्राप्त ने खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया है और कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की है। ठीक है, तो ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ना, इसको अनेक आधारों पर कड़ी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। अनाजों का ठसाठस भरे जो है अनाज भंडारों के बावजूद भुखमरी की घटनाएं हो रही हैं। आप देख पाते होंगे कि कहीं जो है अनाज के भंडारण में अनाज सड़ रहे हैं, कहीं उसे चूहे खा रहे हैं, कहीं सड़ जा रहे हैं, कहीं ठसाठस भरे हैं, लेकिन भुखमरी खत्म नहीं हो पा रही है। तो इसको ना आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। तो एफसीआई के भंडारण से अनाज भरे हुए हैं और कहीं अनाज सड़ रहा है, तो कहीं कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं। तो नीचे दिया गया आरेख जो है केंद्रीय पूल में खाद्यान्न के स्टॉक को और जो है इनकी मौजूदा मानदंडों को अंतर को दर्शाते हैं। देखिए, अब हम देख पा रहे होंगे, हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये भारत में भारतीय खाद्य निगम में जो है बफर स्टॉक 1 जुलाई 2017 का डेटा है। आप देख पा रहे होंगे ये बफर नॉर्म है और ये जो है एक्चुअल नॉर्म है। ठीक है, तो ये जो है न्यूनतम बफर स्टॉक का स्तर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए करोड़ टन में है, यहाँ 214 करोड़ टन आप देख पा रहे होंगे। फिर जो है अप्रैल में 210 करोड़ टन, यहाँ पे 411 करोड़ टन और यहाँ पे देखिए 307 करोड़। बफर नॉर्म है, लेकिन एक्चुअल स्टॉक कितना है? इतना नॉर्म बनाया गया है, लेकिन स्टॉक कितना किया गया है? देखिए यहाँ पे भी इसकी उम्मीद से ज़्यादा, यहाँ पे भी उम्मीद से ज़्यादा, यहाँ पे भी उम्मीद से बहुत ज़्यादा और यहाँ पे भी देखिए उम्मीद से बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या आज भूखमरी खत्म हो गई है? नहीं। तो सरकार जब स्टॉक कर रही है तो आखिर प्रोवाइड क्यों नहीं करा रही है सभी अनाज को? तो ये जो है सभी बेरोजगारों को, सभी गरीबों को क्यों नहीं प्रोवाइड करा रही है, जब जो है बफर नॉर्म से जो है एक्चुअल स्टॉक जो है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा या फिर कह लीजिए दुगना है। तो यही चीज़ है, इसीलिए इनको ना आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं अंत्योदय अन्न योजना के बारे में। अंत्योदय अन्न योजना जो है दिसंबर 2000 में शुरू की गई, हम देख चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बुक की भी चीज़ें देख लेती है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर हो तो उसे भी हम देख लेंगे, है ना। तो इस योजना के अंतर्गत ना लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं, 3 रुपये प्रति किलोग्राम जो है कि अत्यधिक जो है आर्थिक सहायता दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 केजी अनाज उपलब्ध कराया गया और अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलो से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गई और जून 2003 और अगस्त 2004 में ना इसे 50-50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार को, यानी कि बिलो द पॉवर्टी लाइन परिवार को 2 बार जोड़े गए और इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई। अब आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी जो है ऐसा भुगतान है जो सरकार द्वारा ना किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। अब देखिए आजकल गैस में भी सब्सिडी मिलती है, पीडीएस सिस्टम के तहत जो है खाद्यान्न में सब्सिडी, ये कौन मुहैया कराता है? ये सरकार मुहैया कराती है। तो सहायकी से ना घरेलू उत्पादों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जाता है। यानी कि देखिए, अब जैसे हमें गैस जो है सब्सिडी में मिलती है, तो ये नहीं है कि वो हमें कम कीमत पे मिल रही है, उसका कुछ कीमत का हिस्सा जो है वो सरकार चुकाएगी, यानी कि ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमत को कम किया जा सकता है। तो चलिए इसके आगे की चीज़ें हम जो है अगले पार्ट में देखेंगे और अगले पार्ट में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इसी के साथ क्लास 9th की जो है इकोनॉमिक्स भी समाप्त हो जाएगी। तो एक पार्ट और रह रहा है गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर बिल्कुल कर दिया करिए और आपको अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।